तो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक ऐसा आरोप लगा जिसने कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में एक तरह की हलचल मचा दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी थी या फिर ये भारत की सामाजिक व्यवस्था की किसी बहुत गहरी, बहुत पुरानी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। चलिए आज एक लेखक के नजरिए को समझते हैं जिनका दावा है कि ये सब एक वैदिक एप्स्टीन सिंडिकेट का हिस्सा है। बेचिए, ये कोई छोटा मोटा आरोप तो है नहीं। एप्स्टीन गैंग जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ये सीधे सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे लेवल पर नैतिक भ्रष्टाचार और शोषण की तरफ इशारा करता है। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे विश्लेषण को जन्म दिया। इसी विवाद को लेखक कर्मानायक एक नया नाम देते हैं, वैदिक एप्स्टीन सिंडिकेट। उनका तर्क ये है कि ये कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी एक शोषण करने वाली व्यवस्था है जो आज भी हमारे समाज और हमारी राजनीति में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो फिर इस सिंडिकेट की जड़ें आखिर हैं कहाँ और ये काम कैसे करता है? अच्छा, इसको समझने के लिए हम इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस वैचारिक नींव से जिस पर लेखक के मुताबिक दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़े होने का दावा करती हैं। पर क्या ये नींव सच में उतनी ही खोखली है जितनी बताई जा रही है? यहां लेखक एक बहुत ही तीखी, बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स हैं वो असल में पॉलिटिकल मैस्टरबेशन है। मतलब बहुत सारा शोर, बहुत सारा ड्रामा, लेकिन देश के लिए कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। ये सब महज एक दिखावा है। तो अगर आज की राजनीति सिर्फ एक दिखावा है तो फिर एक आदर्श व्यवस्था, एक आइडियल सिस्टम आखिर होता क्या है? लेखक इसी सवाल को उठाते हुए दो बिल्कुल अलग अलग भारत की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं, एक रामराज का भारत और दूसरा शंभुक एकलव्य राज का। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है रामराज जिसे हम अक्सर एक आदर्श शासन के तौर पर देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये अन्याय की नींव पर आधारित है और इसके लिए वो शंभुक की हत्या और एकलव्य के अंग भंग जैसी घटनाओं का जिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ वो एक शंभुक एकलव्य राज की कल्पना करते हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो 90% आबादी यानी कि रक्षक समाज के हक के लिए खड़ा हो। शोषण का ये इतिहास सिर्फ जाति तक ही रुका हुआ नहीं है। लेखक का तर्क है कि यही वैदिक सिंडिकेट महिलाओं के शोषण के लिए भी जिम्मेदार रहा है और आज जो महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं वो भी महज एक और धोखा है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये शोषण की कंटिन्यूटी को दिखाती है। प्राचीन युग में देवदासी प्रथा से लेकर शास्त्रीय युग में अहिल्या और कुंती जैसी महिलाओं के साथ हुए छल तक, और आज आधुनिक युग में लेखक का कहना है कि महिला सशक्तिकरण का नारा इस गहरी विरासत में मिली प्रॉब्लम पर पर्दा डालने की खोखली कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सीधे शब्दों में समझे तो लेखक का मानना है कि जो व्यवस्था हजारों साल से महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझती आई है, वो आज अचानक से उनकी सच्ची हितैषी कैसे बन सकती है? उनके हिसाब से ये महिला सशक्तिकरण का नारा सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है। आजकल हम परिसीमन या डिलिमिटेशन की बहुत बात करते हैं, जिसका मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों को फिर से डिजाइन करना। लेकिन लेखक के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना परिसीमन तो हजारों साल पहले ही हो चुका था, और वो था वर्ण व्यवस्था का निर्माण। लेखक इसी को असली परिसीमन कहते हैं, समाज को जातियों में इस तरह से बांट देना कि सत्ता हमेशा के लिए एक छोटी सी अल्पसंख्यक आबादी के हाथों में ही बनी रहे। ये चार्ट इस बंटवारे के आंकड़ों को बिल्कुल साफ दिखाता है। स्रोत के अनुसार समाज में 10% भक्षक वर्ग है और 90% रक्षक वर्ग, जिसमें SC, ST, OBC आते हैं। ये एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति को भी तय करता है। तो इतनी गहरी समस्या का हल क्या है? आखिर में लेखक सिर्फ आलोचना करके नहीं छोड़ते, बल्कि एक नए भविष्य का रास्ता भी सुझाते हैं। लेखक का मानना है कि जब ये भक्षक यानी सत्ताधारी वर्ग आपस में लड़ते हैं तो उनकी असलियत जनता के सामने आ जाती है। उनकी ये लड़ाई लोकतंत्र का नहीं, बल्कि उनके अपने ही सिंडिकेट के टूटने का संकेत है। और आगे का रास्ता वो ये है, सबसे पहले एक नई सामाजिक चेतना, जिसे कल की मेधा कहा गया है, उसे जगाना होगा। फिर राजनीतिक पाखंड को पहचानकर उसे रिजेक्ट करना होगा और आखिर में एक अहिंसक हरित सभ्यता की स्थापना करनी होगी जो इस सिद्धांत पर चले कि प्रकृति ही परमेश्वर है। ये पूरा विश्लेषण लेखक कर्मा नायक की 17 किताबों पर आधारित एक बड़े रिसर्च का हिस्सा है।
अगर इन विचारों को और गहराई से समझने में दिलचस्पी है तो Amazon पर उनकी किताबें देखी जा सकती हैं या दिए गए ईमेल पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या इस सिंडिकेट का पर्दाफाश होना तय है? लेखक का मानना तो है हाँ, अब इस पर सोचना हमें और आपको है।